नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़ों ने नीतीश को चौंकाया। ओबीसी और ईबीसी की कुल आबादी कर देगी बड़ा खेल। अशोक गहलोत को मात देने के लिए बीजेपी का विशेष प्लान। यह दिग्गज नेता सीएम को दे सकता है बराबर की टक्कर। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023, पीएम मोदी के दौरे के दिन कांग्रेस का बस्तर बंद अभियान। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर क्या साजिश करने जा रहा है चीन? पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी लेंगे हिस्सा। महिला की गुहार सुन अजित पवार का तत्काल आदेश, फ्री में होगा सब कुछ। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। गांधी जयंती के दिन जारी इस रिपोर्ट को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थिति यह है कि अब जातियों के आंकड़ों के हिसाब से राजनीतिक समीकरण की चर्चा चल निकली है। किस पार्टी को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जातियों का आंकड़ा देखकर नीतीश कुमार को आश्चर्य हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा यह जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से ईबीसी 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय, जिससे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित है, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख यानी 1.68% है। अनारक्षित श्रेणी से संबंधित लोग प्रदेश की कुल आबादी का 15.52% है, जो 1990 के दशक की मंडल लहर तक राजनीति पर हावी रहने वाली उच्च जातियों को दर्शाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में हिंदू समुदाय कुल आबादी का 81.99% है, जबकि मुस्लिम समुदाय 17.70% है। ईसाई, सिख, जैन और अन्य धर्मों का पालन करने वालों के साथ साथ किसी धर्म को न मानने वालों की भी बहुत कम उपस्थिति है, जो कुल आबादी का 1% से भी कम है। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा है कि यानी ट्विटर पे कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी टिकटों के चयन के लिए मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। सीएम के खिलाफ किसे मैदान में उतारा जाए, यह सवाल फिलहाल पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी टिकटों के चयन के लिए लगातार मंथन कर रही है। इस बीच चर्चा है कि बीजेपी राजस्थान में भी एमपी वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। इसको लेकर भाजपा की सियासत में जमकर चर्चा हो रही है। रविवार को भी राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में टिकट के चयन को लेकर काफी मंथन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बीजेपी के उम्मीदवार के नाम को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई, जिसमें जोधपुर से मुख्यमंत्री गहलोत के सामने बीजेपी के किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, इसको लेकर चुनाव समिति ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। कयास लगाया जा रहा है कि यदि भाजपा ने इस बार एमपी वाला फॉर्मूला अपनाया तो सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ
जोधपुर में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा किया जा सकता है। इस कयास को लेकर बीजेपी की सियासत में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं राजनीति के जानकार भी इसको लेकर कई मायने निकाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर लगातार मंथन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने जा चुके हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए बीजेपी के शंभू सिंह को 45,597 वोटों से हराया था। गहलोत के सामने बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर शीर्ष नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती है, जो गहलोत को मजबूती के साथ टक्कर दे सके। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से भी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सर्वे करवाया गया है। इसमें ए, बी, सी और डी कैटेगरी डिवाइड की गई है। इसको लेकर बीजेपी सी और डी कैटेगरी की सीटों को लेकर काफी गंभीर बनी हुई है। बीजेपी विशेष प्लान के तहत एमपी वाला फॉर्मूला लागू करने के मूड में है। सी और डी कैटेगरी की विधानसभा सीटें ऐसी है जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी है जहां बीजेपी काफी समय से अपनी जीत का खाता नहीं खोल पाई। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर जीत की तलाश के लिए इस बार केंद्रीय मंत्रियों को और सांसद को भी उतारने पर विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा व सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत सांसद के नाम चर्चा में बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान में बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। इसको लेकर भाजपा भी जमकर एक्सरसाइज कर रही है। रविवार रात भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर काफी मंथन किया गया। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ किससे खड़ा किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली वाले दिन ही कांग्रेस ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जगदलपुर आएंगे। इस दौरान वे राज्य को बड़ी सौगात देंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने की योजना बनाने का आरोप लगाकर मंगलवार को बस्तर बंद का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री इस चुनावी राज्य में बस्तर जिला मुख्यालय का दौरा करने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां रविवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर बस्तर जिले के नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी कंपनियों को सौंपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बघेल ने दावा किया कि केंद्र के इस कदम से जनजातीय लोगों को आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जगदलपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनएसपी को राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उस दिन कांग्रेस एनएसपी के विनिवेश की केंद्र की योजनाओं के खिलाफ बस्तर बंद में हिस्सा लेगी। बस्तर संभाग में 7 जिले शामिल है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नगरनार स्टील संयंत्र में पिछले महीने से उत्पाद शुरू हुआ है। बघेल और बैज ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी दौरे के दौरान बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना की घोषणा करे। भाजपा की सत्ता में आने पर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में घटित घोटालों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी के वादे के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री प्रोमोटर पर जो लिखा होता है उसे ही पढ़ते हैं। सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रिश्तेदारों की भर्ती करने के आरोप के बीच बघेल ने सवाल किया है कि क्या अधिकारियों की संतान होना अपराध है। पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी चीन जाने वाले हैं। वह तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से इस यात्रा के दौरान वह मिलेंगे। जिस जगह यह आयोजन हो रहा है वो अरुणाचल सीमा के पास है। पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह चीन में होने वाले तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन 4 से 5 अक्टूबर को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के
निंगची में आयोजित किया जा रहा है। ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आमंत्रण पर जलील अब्बास जिलानी यह यात्रा करेंगे। ट्रांस हिमालय फोरम की शुरुआत 2018 में भौगोलिक कनेक्टिविटी, पर्यावरण संरक्षण, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और प्राकृतिक संबंधों को बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करने के लिए की गई थी। फोरम की आखिरी व्यक्तिगत बैठक 2019 में आयोजित की गई थी। भारतीय सीमा के करीब 2 दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिलानी ट्रांस हिमालय फोरम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। जिलानी इस दौरान मंगोलिया के डिप्टी सीएम, चीन के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच विवाद का कारण रहा है। अरुणाचल भारत के हिस्से में आता है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता रहता है। समय समय पर चीन सीमा के पास कोई न कोई निर्माण करता रहता है। इस बीच सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचल के तवांग में खेलों का आयोजन किया गया है। चीन और भारत के बीच अरुणाचल का विवाद एक बार फिर देखने को मिला है। चीन के हैंगझोउ में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल की 3 महिला खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। भारत का आरोप है कि चीन ने उन्हें मान्यता न देकर यात्रा करने से रोका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन ने पूर्व निर्धारित तरीके से टारगेट करके एथलीटों के साथ भेदभाव किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक तीनों एथलीट को एशियन गेम में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उनका मान्यता कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। एक गरीब परिवार की महिला ने अजित पवार से अपील की कि वे मेरे बेटे का हाथ का ऑपरेशन कराने में मेरी मदद करें। जैसे ही अजित पवार ने महिला की मांग सुनी तो उन्होंने देर नहीं की। संबोधित को तत्काल बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन कराने के निर्देश दे दिए गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और बारामती के लोगों के बीच अटूट बंधन है। अजित पवार हमेशा लोगों की समस्याओं को गहराई से समझते रहते हैं। यही अनुभव सोमवार को बारामती में मोदामृत पोशाक मिशन के कार्यक्रम के दौरान बारामती के लोगों को हुआ। दरअसल अजित पवार से एक महिला ने अपने बेटे के फ्री ऑपरेशन की गुहार लगाई। इस पर अजित पवार ने फौरन संबंधित अधिकारी को महिला की मदद करने का आदेश दिया। इस पर महिला के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार 2 दिनों के बारामती दौरे पर है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के लिए 1 दिन 1 घंटा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई जगहों पर सफाई की। पवार ने आज कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक गरीब परिवार की महिला ने दादा से अपील की कि वे उसके बेटे के हाथ का ऑपरेशन कराने में मदद करें। महिला की मांग सुनकर अजित पवार ने संबंधित को बिना किसी देरी के तुरंत बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन कराने का निर्देश दिया। इससे व्यक्त महिला के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अजित पवार ने संबंधित को सूचना दी तो महिला ने अजित पवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कुपोषण के जाल से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राज्य सरकार के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य की महिलाओं, लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।